वालेकुम सलाम। ओके, मोस्टली स्टूडेंट ने ज्वाइन कर ली है। तो ये इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इन दो का कंपैरिजन पहले बताया जा रहा है, एनटीसी का और पीटीसी का। द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ एनटीसी डिवाइस इज टिपिकली क्वाइट लार्ज, प्रोवाइडिंग अ हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं ना, वो सेंसर ज़्यादा सेंसिटिव होता है जिसमें जो आउटपुट हमें ज़्यादा लार्ज मिले फॉर स्मॉल चेंज इन इनपुट। इनपुट में स्मॉल चेंज से ज़्यादा लार्ज आउटपुट में चेंज मिले। तो आउटपुट हमें चेंज क्या मिल रही है? रेजिस्टेंस चेंज होना आउटपुट है ना। ठीक है, तो एनटीसी में क्या है, जो रेजिस्टेंस में चेंज टेम्परेचर के लिहाज, यानी पर डिग्री टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करें, एनटीसी में कई गुना ज़्यादा रेजिस्टेंस में चेंज हमें मिलती है एज कम्पेयर टू पीटीसी। तो फिर एनटीसी फिर हमारे पास क्या है, ज़्यादा सेंसिटिविटी के लिए अगर आपने यूज़ करना है, सेंसर बनाना है, फिर आपको कौन सा सेंसर प्रेफर करना चाहिए? एन टी सी जो है। ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के थर्मिस्टर जो है, जिसमें ये सेमी कंडक्टर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आ जाएंगे जो है। ठीक है, दे आल्सो हैव एडवांटेज ऑफ बीइंग अवेलेबल इन एक्सट्रीमली स्मॉल कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्सट्रीमली रैपिड थर्मल रिस्पांस। एक तो ये, और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वैसे भी आपको पता है कि सारे कॉम्पैक्ट होते हैं, आईसीज के फॉर्म में होते हैं ना। और जो दूसरे डिवाइसेस होते हैं नॉन इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल टाइप या अदर मैकेनिकल, वो हमेशा बल्कि होते हैं, हैवी भी होते हैं, साइज में भी बड़े होते हैं, राइट। ये यूपीएस ही देख लें, जो आपने चलो डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा, जो पहले होते थे यूपीएस, बल्कि कितने होते थे, भारी हैवी, कुछ 10 साल पहले जो ज्यादा, वो भी मार्केट में इन थे। अब तो सारे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकल आ रहे हैं ना सारे। ठीक है, और वो कितने लाइट वेट है, वजन भी कम है, एफिशिएंट भी हैं। ठीक है, और लेकिन वो पायदार ज़्यादा वो होते थे जो पहले वाले थे। ठीक है, जिसमें कॉयल, हैवी किस्म कॉयल वाइंडिंग यूज़ होती थी। तो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस की पायदारी ज़रा कम है ज़रा। ठीक है, और ये रिपेयर भी नहीं होते, ख़राब हो जाए, वो रिपेयर भी हो जाते थे जो है। ऐसा ही है ना, इलेक्ट्रॉनिकल तो अक्सर जो है ख़राब हो गए तो बस ये फिर आपका कोई आईसी ऐसी है बाज़ का वो मिलती ही नहीं है। वो आईसी तो कोई कभी रिपेयर हुई है? हम नहीं ना कर सकते कोई भी आईसी रिपेयर। आईसी शॉर्ट सर्किट हो गई, कोई पार्शली डैमेज हो गई, उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता। जबकि जो पहले मैनुअल टाइप डिवाइसेस होते थे उसकी मरम्मत हो जाती थी, कोई चीज़ें हैं वो रिपेयर हो जाती थी। तो ये कुछ एडवांटेज भी हैं, और ये कि इनका रिस्पांस बड़ा फास्ट है। फास्ट रिस्पांस मीन कि आप जो ही हॉट और बैक से अटैच करते हैं सेंसर को, फौरी आपको विद इन सेकेंड क्या रीडिंग ये डिस्प्ले में दे देता है। ठीक है, जैसे आप मर्करी थर्मोमीटर मुंह में रखते हैं, कुछ देर वेट करना पड़ता है ना, कम से कम 1 मिनट या 1.5 मिनट तक जो है। ठीक है, उलझन होती है बंदे को, बंदा कहता है ये क्या है, जल्दी जल्दी बस ये मुंह में रखूँ और फौरी टेम्परेचर में ये हो जाए। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि फास्ट रिस्पांस वाले कोई भी सेंसर हो, फास्ट रिस्पांस हम हमेशा क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है, यानी रैपिडली काम करे। जैसे आजकल आप गेट से एंटर होते हैं तो वो जो हमारे पास थर्मल सेंसर्स हैं, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर, वो भी आपके माथे पे कुछ सेकंड के लिए रखता है, वो ज़्यादा फास्ट है, थोड़ी देर में रीडिंग बता देता है ना। आप गुजरते जाते हैं, जस्ट फ्यू सेकंड के लिए वो आप पे क्या है, वो आपके सामने करता है, तो वो क्या टेम्परेचर फौरी वो बता देता है। ये वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप हैं, आगे उनको भी हम आज डिस्कस करेंगे, वो भी है। वो इंफ्रारेड सेंसर हैं, वो नेक्स्ट हमारा वही टॉपिक है। या नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर, अभी ये सारे हम कॉन्टैक्ट वाले पढ़ रहे हैं ना। इसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट की एक ही टाइप है जो हमने डिस्कस करनी है। ये कुछ एडवांटेज, इन एडिशन टू मेटल ऑक्साइड टेक्नोलॉजी, पीटीसी डिवाइसेस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस यूजिंग कंडक्टिव पॉलीमर्स। तो हम मेटल ऑक्साइड की जगह कंडक्टिव पॉलीमर्स भी यूज़ कर सकते हैं, उनको भी, क्योंकि ये पॉलीमर प्लास्टिक, जैसे आपने पढ़ा है, मोस्टली प्लास्टिक जो होते हैं नॉन कंडक्टिव होते हैं, पता है ना आपको, प्लास्टिक मोस्टली के नॉन कंडक्टिव हैं। लेकिन ऐसे भी आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से ऐसे प्लास्टिक भी बनाए जा रहे हैं जो कंडक्टिव है, मेटल की तरह कंडक्टिव है। ठीक है, ठीक है, कुछ में कंडक्टिविटी मेटल से बड़ी कम है, कुछ में कंपेरेबल है। आगे नैनो टेक्नोलॉजी भी यूज़ करके ऐसा प्लास्टिक या ऐसे मटेरियल और प्लास्टिक टाइप ही हैं जो, और ये एक रेवोल्यूशन होगा कि आप ऐसा प्लास्टिक बना ले जो स्ट्रॉन्ग भी मेटल की तरह हो और कंडक्टिव भी मेटल की तरह हो। तो आप फिर जितनी मेटल की चीज़ें हैं सबको किससे रिप्लेस कर देंगे? प्लास्टिक से ना। लाइट वेट भी होता है, ठीक है, मजबूती भी मेटल जितनी मिल जाए, कंडक्टिविटी भी मेटल जितनी मिल जाए, तो आप उसी प्लास्टिक से हर चीज़ बनाएंगे फिर। अभी हमारी मजबूरी है, कई चीज़ें मेटल की बनानी पड़ती हैं क्योंकि वो मजबूत होती है जो है, ठीक है, स्ट्रांग है, लेकिन मेटल बड़ी बल्कि है। खासतौर पर एरोप्लेन की बॉडी है जो बनानी है, वो जितनी लाइट वेट होगी उतना ही क्या फ्यूल की कंजम्पशन क्या होगी, कम होगी। बाकी भी गाड़ियों में मेटल की जगह और जितनी मेटल की जगह टैंक है ये वो, अगर लाइट वेट हम मटीरियल यूज़ कर लें तो बहुत सारी फ्यूल की कंजम्पशन हो सकती है। लेकिन वो फिर सारी मेटल वाली खूबियाँ उस मटेरियल में आनी चाहिए, और यही मटेरियल साइंस में रिसर्च होती है। आप 2 या 3 4 किस्म के मटेरियल को मिक्स करते हैं,
या एक मटेरियल में दूसरे की डॉपिंग करते हैं और आपके नए से नया मटेरियल दुनिया बना रही है। इसे कंपोजिट मटेरियल कहते हैं। कंपोजिट मीन जो कम्बिनेशन होता है 2 3 4 5 मटेरियल्स का जो है, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंडिविजुअल कंपोनेंट मटेरियल से क्या होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है उनसे क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसा कंपाउंड आप बनाते हैं, आप कहते हैं कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो जिन एलिमेंट से वो मिलकर बना होता है उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है ना हमेशा। अलाई बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। तो ये रिसर्च है सर मटेरियल ये साइंस। अगर वो मटेरियल आप नैनो स्केल पे बना लें तो वो क्या है, नैनो मटेरियल कहलाएगा, और वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी, नैनो टेक्नोलॉजी कहलाएगी। जी सर एक क्वेश्चन है। जी जी कुछ। सर ये प्लास्टिक को हम कैसे कंडक्टिंग मटेरियल बना सकते हैं? इसमें तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो कैसे पॉसिबल होगा? नहीं, ये आम प्लास्टिक नहीं है, वो आगे और काम हो रहा है। अदर जैसे ग्राफीन का नाम सुना होगा, 2010 में ये मटेरियल इन्वेंट हुआ है, ठीक है। ग्रेफाइट की 1 एटॉमिक लेयर शीट जो उसको ग्राफीन कहते हैं, ग्रेफाइट की एक लेयर आपने रिमूव करनी, जस्ट एटॉमिक लेयर, तो उसकी थिकनेस इमेजिन करें कितनी होगी, 0.3 नैनोमीटर, ठीक है। तो ग्राफीन दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, यानी वो मजबूत है, वो ग्रेफाइट की एक थिन लेयर, लेकिन वो डायमंड से भी स्ट्रॉन्ग है। और उसकी जो कंडक्टिविटी है वो मेटल्स के कंपेरेबल है, मेटल से भी बल्कि बेटर है कंडक्टिविटी जो है। और वेट वाइज वो क्या लाइटेस्ट है जो है। जैसा कार्बन फाइबर आजकल आ गया, जैसे बाइसाइकिल के फ्रेम है, कार्बन फाइबर तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना इस तरह के फ्रेम बनाने में, या गाड़ियों के वो बम्पर्स या ये वो या इस तरह की, और जो है मोटरसाइकिल के बम्पर बनाने में प्लास्टिक टाइप चीज़ें आ रही हैं। वो प्योर उस तरह का प्लास्टिक नहीं है। एक तो प्लास्टिक की भी तो आपको पता है कई सारी किस्में हैं, ठीक है। एक कार्बन फाइबर जो प्लास्टिक है, कार्बन फाइबर बेस्ड, वो लाइट वेट भी है, और उसको कंडक्टिव बनाने के लिए डॉपिंग भी बाज़ उसमें की जाती है। डिफरेंट चीज़ें हैं, डॉपिंग करके भी बैटर कंडक्टिव बना लिया जाता है। या फिर ग्राफिन टाइप ऐसा मटेरियल है, ये ऐसा है जो प्लास्टिक जैसा लाइट है, प्योर प्लास्टिक नहीं है लेकिन प्लास्टिक की तरह ही लाइट वेट है। तो हम फिर इसको उस तरह के मटेरियल से क्या एक तशबीह दे सकते हैं जो है, ठीक है। तो ये डिटेल है, कुछ ठीक हो गया चीज़ें हम सर, नैनो मतलब में हम आगे ना। प्रॉपर कॉपर, जी सर प्रॉपर कॉपर को हम नहीं बना सकते। प्रॉपर कॉपर जो सॉरी प्रॉपर जो हमारे पास प्लास्टिक है उसको हम नहीं कह सकते कि वो कंडक्टिंग हाँ, नहीं नहीं, मटेरियल है। उसको नहीं, उसको नहीं है, उसको नहीं। ये कार्बन की आपने समझ, कार्बन की जैसे डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है ना, कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है, कार्बन से डायमंड भी बनता है, ऐसा ही है ना। डायमंड भी कार्बन ही है ना, ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। लेकिन दोनों की बॉन्डिंग कार्बन। डिफरेंट है, ठीक है। डायमंड में जो बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कार्बन एटम में, और ग्रेफाइट सबसे सॉफ्टेस्ट मटेरियल है ना, कितना सारा चीपर भी है। ग्रेफाइट की क्या वक़्त है, कुछ भी नहीं। और ग्रेफाइट की अगर आप एक लेयर अलहदा कर लें, ये ऐसा मटेरियल है जो फ्यूचर में रेवोल्यूशन लेके आ रहा है। सिलिकॉन सारा ग्राफीन से रिप्लेस हो जाएगा। आपकी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो ग्राफीन से बनेंगी, ग्राफीन की थिन शीट से बनेगी। और ग्राफीन की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा, स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, ग्राफीन की जो है, ठीक है। तो उस ग्राफीन की लेयर में अंदर पॉलीमर कोई लगा के, और ग्राफीन क्योंकि एक सिंगल लेयर बड़ी थिन होती है, नज़र भी नहीं आती, तो आप फिर ऐसा करेंगे, एक किसी सॉफ्ट सा पॉलीमर लेके उसकी लेयर ली, एक ग्राफीन की लेयर लगा दी, बीच में उसकी, जैसे सैंडविच बनाते हैं दो ब्रेड के दरमियान आपने स्लाइस में कोई चीज़ रखती है, तो जो स्लाइस है ब्रेड है, लेट से वो ग्राफीन की शीट है, दरमियान में कोई आप कोई मटेरियल फिल कर देंगे, लाइट सा ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल, ताकि उसकी थिकनेस उसको देने के लिए। तो एक, ताकि ग्राफिक की हर शीट अलग-अलग रहे, जिसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, आपने मल्टीपल प्लेट्स बीच में काफ़ी सारी रख दी हैं, हर दो प्लेट एक कैपेसिटर बना रही है, ठीक है, बीच में गैप दिया हुआ है ना। तो वो प्लेट्स अगर ग्राफिन की शीट्स हों और उस गैप को किसी मटेरियल से, लाइट से, पॉलीमर से फिल कर दिया जाए, तो स्ट्रेंथ हमें ग्राफिन की मिल रही है, और थिकनेस हम ले रहे हैं फिलर से ले रहे हैं, जो उसके ग्राफिन की चीज़ के दरमियान कोई चीज़ फिल कर देंगे, ताकि हमें कोई थिकनेस तो मिले ना, जिसको हम कोई दीवार बनानी है, कोई एरोप्लेन की बॉडी बनानी है, टैंक की बॉडी बनानी है, वो हम बना सकें जो है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देखेंगे कि बॉन्डिंग ही चेंज हो जाती है सर नैनो ये स्केल पे ग्राफिन, जाने से। जी सर ग्राफिन मटेरियल के बारे में थोड़ा सा बता दें, इसका मुझे आइडिया नहीं। ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट मटेरियल तो पता है ना आपको, ग्रेफाइट क्या होता है। जैसे लेड पेंसिल है, इसके अंदर जो सिक्का होता है इसे ग्रेफाइट कहते हैं ना, ग्रेफाइट का बना होता है। बैटरीज में भी यूज होता है ग्रेफाइट, ठीक है, एज इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है। तो ये बड़ा सॉफ्ट और वो चीपर अक्सर मटेरियल है। सेल्स होते हैं उनमें भी ये होता है। जी जी, तो आपने कभी लेड पेंसिल के सिक्के को हाथ लगाएं तो आपके हाथ के साथ वो लग जाता है ना, पाउडर सा, उस ब्लैक सा हल्का सा, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है, यानी इसे हाथ लगाएं तो आपके हाथ पे उसकी एटॉमिक लेयर्स कुछ आ जाती हैं, स्याही से लग जाती है ना हाथ में, सिक्के को हाथ में पकड़ें जरा, टच करें तो जो है, जी सर। तो वो ग्रेफाइट उतर के आपके हाथ के साथ लग जाता है। लेकिन ये भी, अगर इसकी थिकनेस भी आप मेजर करें तो कई माइक्रोमीटर्स में होगी, यानी जी सर। बिलियंस ऑफ एटॉमिक लेयर आपके हाथ में है। लेकिन बज़ाहिर आपको क्या लग रहा है कि ग्रेफाइट की जी थिन सर सी लग लेयर जाता है। आपके हाथ के साथ लग गई, ठीक है। तो ये इसमें भी कई हज़ारों मतलब लाखों लेयर्स होती हैं एटम की,
थिकनेस से आप निकाल सकते हैं ना, 1 नैनोमीटर में 3 लेयर्स होती हैं, 10 नैनोमीटर में कितनी होगी 30, अगर क्या 100 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर क्या होता है 1 माइक्रोमीटर, यस सर, 1000 नैनोमीटर में कितनी लेयर्स होंगी, अगर 1 में यस 3 सर, हो तो 1000 में कितनी होंगी 3000, 1 माइक्रोमीटर में कितनी एटॉमिक यस सर, लेयर्स होंगी 3000। 3000। अब इस तरह कैलकुलेट करते जाएं, ठीक है। तो जितनी थिक लेयर है वो, तो ये इस एक साइंटिस्ट है 2010 में, उसे नोबेल प्राइज मिला, 2004 में से ये मटेरियल इन्वेंट किया था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था। तो उसने यही किया, उसे स्कॉच टेप लेके ना ग्रेफाइट पे लगाता था, उसको खींचता था, जिस हम टेप किस चीज पे लगाएं तो उस चीज की लेयर ही उतर आती है ना, सॉफ्ट मटेरियल होगा तो उसकी लेयर उतर आएगी ना, सॉफ्ट सा मटेरियल उसके ऊपर टेप जी चिपकाई सर। है, जब खींचते हैं तो वो उस लेयर को थोड़ी उतार लेती है ना। उस एक सादे से तरीके से ग्राफिन इस तरह से कोशिश की कि एक लेयर को लैदा कर ले, क्योंकि इसकी थ्योरेटिकल भी प्रिडिक्शन थी कि अगर ग्रेफाइट की एक लेयर को लैदा कर लें, ये थिन शीट ग्रेफाइट की ले लें, शीट कहलाएगी ना, थिन शीट ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, तो इसकी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी प्रिडिक्टेड थी, प्रिडिक्ट की गई थी थ्योरेटिकली, ठीक है। थ्योरेटिकली तो काफी अर्सा पहले हो चुकी थी, लेकिन इसकी एक लेयर को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल काम था, बनाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क था। तो उस साइंटिस्ट ने, अब तो बहुत केमिकली भी ये बनाई जा रही है ग्राफीन, और इसका ग्राफीन पाउडर भी है, ग्राफीन शीट्स भी हैं, सोलर पैनल में भी बल्कि यूज हो रही हैं, और इससे क्या बड़े एफिशिएंट सोलर पैनल आप बना सकते हैं ग्राफीन शीट से। लेकिन इसकी एक थिन लेयर को प्रोड्यूस करना सबसे मुश्किल टास्क है, यानी नैनो मटेरियल बनाना मुश्किल काम है, ठीक है, कि वो क्या थिन लेयर्स बनानी होती है, या थिन एक स्मॉल पार्टिकल बनाने होते हैं, या स्मॉल नैनो वायर्स। तीन तरह की शेप है नैनो मटेरियल की, वायर्स शेप है, पार्टिकल शेप है, या शीट्स की फॉर्म में बनाते हैं जो, ठीक है। तो ये है कि है बेसिकली ग्रेफाइट की शीट, लेकिन इसको आप ऐसे वो तो स्कॉच टेस्ट से एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया ना, लेकिन वो जब उतारता था, जब थिकनेस मेजर करता था, तो कई कई मतलब हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स होती थी, लेकिन वो ये एक्सपेरिमेंट करता रहा। उसे एक पीएचडी स्टूडेंट को भी टास्क दिया अपने को, फाइनली वो एक दिन कामयाब हो गया कि उसने एक ग्रेफाइट की लेयर क्या इसी तरह से लैदा कर ली, ठीक है, किसी तरह ठीक स्कॉच हो टेप के ऊपर ही। उसकी उसने प्रॉपर्टी स्टडी की, तो उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि वाकई ये जो थिन लेयर है ग्राफिन की, ये नैनो मटेरियल हो गया ना, क्योंकि इसकी थिकनेस नैनो में है, इसकी थिकनेस क्या है नैनो नैनो में। में है। साइज बाकी साइज जितना मर्जी बढ़ा जाए, मैंने शुरू में आपको आइडिया दिया था, नैनो मटेरियल वो होते हैं जिनकी कोई एक डायमेंशन नैनोमीटर में, कोई एक थिकनेस, विड्थ या लेंथ। तो अगर ये वायर की शक्ल में हो, लॉन्गेटेड हो, तो लेंथ भी नैनो में नहीं होती, लेकिन उनका डायमीटर, विड्थ या थिकनेस वो नैनो में हो जाएगी। अगर ये पार्टिकल की शक्ल में हो, जैसे एक स्फेरिकल बॉल है, तो वो क्या है, उसका लेंथ भी नैनोमीटर में होगी, विड्थ भी होगी, और क्या थिकनेस भी नैनो में होगी, तो वो नैनो पार्टिकल उसे कहते हैं, 0D ऑब्जेक्ट कहते हैं। 0D नैनो वायर को 1D नैनो ऑब्जेक्ट कहते हैं, और थिन फिल्म को, जो नैनो एक शीट आप कोट कर दें सोलर पैनल पे, ठीक है, सिलिकॉन पे, तो अब उससे उसकी एफिशिएंसी और प्रॉपर आप सिलिकॉन की जगह ग्राफीन ही यूज कर लें, उसकी लेयर थिन, क्योंकि अभी जो नैनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल है, उसमें हम नैनोमीटर थिकनेस की सिलिकॉन की कोटिंग करते हैं। पहले तो बल्कि सिलिकॉन होता था ना, वेफर्स होते थे सिलिकॉन की, शीट्स होती थी बल्कि शीट। तो अब काफी अरसे से क्या बल्कि शीट की बजाय हम नीचे कोई प्लास्टिक, कोई स्पोर्टिंग मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है, सिलिकॉन ही ले लेते हैं बेशक, लेकिन उसके ऊपर एक बहुत थिन लेयर कोट करते हैं सिलिकॉन की। तो वो जो थिन लेयर है वो असल हमारा सेंसिंग है, डिवाइस है, उसमें सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, और उससे एफिशिएंसी हम ज्यादा ले सकते हैं फिर। तो तीनों तरह के पैनल फिलहाल मार्केट में अवेलेबल हैं, नैनो क्रिस्टलाइन भी, और जो दूसरे बल्कि सिलिकॉन सोलर पैनल है, जिनमें सिर्फ शीट यूज हुई है सिलिकॉन की, उसके ऊपर कोटिंग जो है थिन नहीं हुई है, ठीक है। तो इस पे हम फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर बस स्टार्ट ही होने वाला, नेक्स्ट मैसेज इंशाल्लाह, वहाँ पे नैनो मटेरियल बनाए कैसे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जनरल इंट्रोडक्शन होगा कि नैनो मटेरियल की एप्लीकेशन क्या क्या है, कौन कौन से नैनो मटेरियल हैं जिन पे काम हो रहा है, वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर होगा, उसमें सारी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। जैसे हमने वैक्यूम फिजिक्स स्टार्ट की थी, और स्टार्ट में वैक्यूम की एप्लीकेशन भी पढ़ी थी, वैक्यूम की टाइप भी पढ़ी थी, इस हम नैनो मटीरियल्स की टाइप भी पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे जो है, ठीक है। तो फिर सेकंड चैप्टर होगा फैब्रिकेट कैसे किया जाता है, 0D को मटेरियल कैसे बनाए जाते हैं, 1D कैसे बनाए जाते हैं, हर मटेरियल की फैब्रिकेशन डिफरेंट है। जैसे थिन फिल्म डेपोजिशन मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा है, स्पटरिंग है, तो थिन फिल्म 2D नैनोमीटर, टू डायमेंशनल नैनो डिवाइस होती है, ठीक है, नैनो मटीरियल कह लेना जो है। तो वो हम फिर पढ़ें कैसे, फिर उनको देखा कैसे जाता है, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग, टनलिंग, टॉमिक फोर के बना लिए हैं, तो फिर देखेंगे भी थी ना कैसे बने, कितने साइज के बने हैं, 1 नैनोमीटर साइज का बना है, 2 नैनोमीटर साइज है, थिकनेस कितनी है, नैनो पार्टिकल का है तो उसका साइज कितना है, नैनो वायर है तो उसका डायमीटर कितना है, लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें फिर हम वो लास्ट चैप्टर नैनो कैरेक्टराइजेशन टेक्निक में पढ़ेंगे, ठीक है। कि अभी आपकी क्लास है नेक्स्ट से आगे कंपैरिजन लिखा हुआ है सेंसर्स का, कि सिलेक्टिंग टेम्परेचर सेंसर। अब आप देखें इतने डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हैं,
जैसे थर्मिस्टर में दो तरह के हैं, पीटीसी और एनटीसी हैं या थर्मोकपल्स हैं, कब आपने कौन सा सेंसर यूज़ करना है, कैसे आप डिसाइड करोगे? तो हर सेंसर की ज़ाहिर है, अगर डिफरेंट तरह के सेंसर मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी कोई ना कोई वजह है ना। अगर एक के बाद दूसरा मॉडल आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा मॉडल आ रहा है, तो कोई ना कोई हर मॉडल में फ़र्क होता है ना। या एक कंपनी एक डिवाइस बना रही है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और है, दूसरी कंपनी वही डिवाइस बनाती है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल और है, तो ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क होगा, उसकी एफिशिएंसी में, उसकी सेंसिटिविटी में, उसकी रेंज में कोई ना कोई पैरामीटर ज़रूर डिफरेंट होगा। तो ये थोड़ा सा एक जनरल कंपेरिजन है। और यहाँ पे बायोमेटालिक थर्मोस्टेट्स हैव डायरेक्ट इंटरफेस विद एप्लीकेशन फॉर फास्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, इनका डायरेक्ट इंटरफेस होता है। आप जस्ट हॉट ऑब्जेक्ट के साथ इसे क्या हमारे पास क्या डायरेक्टली इन कांटेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, और ये बड़ा रैपिडली रिस्पांस आपको देते हैं। हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी, इनमें आप बहुत हाई करंट फ्लो करवा सकते हैं। स्ट्रिप है ना, बहुत हाई करंट फ्लो करवा के रेजिस्टिव हीटिंग करते हैं, तो वो क्या उससे वो हीट जनरेट होती है। इतनी हीट तो हमें देनी पड़ती है ना कि मेटल एक्सपैंड कर दे, इमेजिन करें, ठीक है, यानी वेरी हाई मेल्टिंग टेम्परेचर नहीं देना, बस इतना हीट करें कि वो एक्सपैंड कर जाए। स्मॉल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज, इनकी टेम्परेचर रेंज बायोमेटालिक की क्या हमारे पास क्या है, जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज है वो जो डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं, वो -85 से क्या 371 डिग्री सेंटीग्रेड होती है जो, ठीक है, यानी बहुत ह्यूज नहीं है। ह्यूज वाले कौन से वो भी हम देखेंगे आगे। एप्लीकेशन मार्केट बेस्ड प्राइसिंग बट आर लेस एक्यूरेट, और ये क्या है, इनकी जो प्राइस है बड़ी कम है, चीपर हैं, लेकिन एक्यूरेट कम है। एंड मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम, जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर हैं, हीट सेंसर हैं, उनकी निस्बत इनकी एक्यूरेसी को, वो अभी भी हम बात कर रहे हैं कि ये मैकेनिकल टाइप है ना। मैकेनिकल टाइप तो जैसे यूट्यूब मानोमीटर भी था, जो सिंपल डायफ्राम गेज था, वो भी मैकेनिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट है ना। हर मैकेनिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कम होती है। क्यों एक्यूरेसी कम होती है? उसकी लीस्ट काउंट कम ज़्यादा होता है, कम नहीं होता, यानी कि वो, तो जितना उस पर अनसर्टिनिटी ज़्यादा होगी, लीस्ट काउंट क्या बड़ा होगा तो अनसर्टिनिटी भी ज़्यादा होगी ना, तो उतने ही वो एक्यूरेट भी क्या होंगे, कम होंगे ना। ये कल भी बात हम डिस्कस कर चुके हैं जो है। तो ये सिंपल सी, और ये तो लॉजिकल बात है, जो चीज़ चीपर है, सस्ती है, वो एक्यूरेट इतनी नहीं है, पायदार भी नहीं है, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम भी होते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपका काम चला देती है। आपको अगर देखो जी, आप चाहते हैं कि मैंने रूम टेम्परेचर मेजर करना है कि 20 डिग्री है, 21 है, अब अगर कोई कहे कि 20.001 केल्विन मैंने मेजर करना है, तो हमें तो उसकी ज़रूरत नहीं है ना। लैब टेम्परेचर मेजर करना है, रूम टेम्परेचर आपको चाहिए, तो आप कहें जी मिली केल्विन भी अगर 22 से 1 मिली केल्विन भी एक्स्ट्रा है ना, तो फिर वो केल्विन में कितना बनेगा, 22.001 ना केल्विन। 1 मिली केल्विन कितना होता है, 0.001 केल्विन। क्या आप इंटरेस्टेड होते हैं कि मुझे मिली केल्विन तक एक्यूरेसी मिल जाए रूम टेम्परेचर के लिए? कोई ज़रूरत नहीं ना हमें होती। 22 है, 22.1 भी है तो कोई इशू नहीं, हम कहते हैं जी 22 टेम्परेचर है, एनफ है, हमने जस्ट जानना है कि कमरे का टेम्परेचर कितना है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं, कुछ और ऐसे फिनोमिना फिजिक्स के ऐसे हैं जो आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं कि 0.1 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ता है ना, तो उससे आपका वो उस फिनोमिना पे उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो फिर आपका सेंसर वेरी एक्यूरेट होना चाहिए, जो स्मॉल चेंज को भी क्या आपको बताए, ठीक है। फिर आपको क्या मिली केल्विन तक भी एक्यूरेसी चाहिए होती है, या आपको क्या केल्विन तक एक्यूरेसी, डिपेंड कि यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। कहीं एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, कहीं नहीं चाहिए, कि आपको जस्ट ऑर्डर मैग्नीट्यूड भी पता चल जाए, ठीक है। सो दे आर बट, और क्या, ये लार्जर इन साइज होते हैं देन इलेक्ट्रॉनिकल बेस्ड सिस्टम्स एंड कैन नॉट बी इंटरफेस विद इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स। इनकी इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स से इंटरफेसिंग नहीं हो सकती। जैसे कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपने देखा है, किसी भी आपने रैम लगानी है, हार्ड डिस्क लगानी है, कितनी इजीली प्लग इन कर सकते हैं ना, सोल्डरिंग नहीं करनी पड़ती है आपको। हर चीज़ क्या इलेक्ट्रॉनिक, आपने कोई चीज़ भी लगानी है तो उसके लिए इंटरफेस मौजूद है, बड़ी इजीली आप उसको प्लग इन कर देते हैं। लाइक आईसी जैसे आप क्या जाके किसी जगह पे क्या वो आप बोर्ड में जाके लगा देते हैं जो है। तो जो थर्मोस्टेट्स होते हैं उनको इजीली इस तरह से इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट के साथ क्या इंटरफेस नहीं बनाया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिकल के साथ इजीली इंटरफेस बनाते हैं। तो thermocouples have the broadest range -200 degree centigrade to 2315 degree centigrade and are durable for high vibration and high shock application। जो थर्मोकपल्स होते हैं ये क्या है, ब्रॉडेस्ट टेम्परेचर रेंज में वर्क करते हैं, इनकी रेंज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू, ये रिलेटिवली बताया जा रहा है,
बाई मेटालिक के मुकाबले में इनकी टेम्परेचर मेजरिंग रेंज बहुत ज़्यादा, इतना ही हमने मेजर करना होता है। 2000 तो ह्यूज टेम्परेचर है, कहीं फर्नेस है, कोई ऐसी आपने क्या आयरन को मेल्ट कर रहे हैं जहाँ पे कोई इस तरह सी फर्नेसीज होती है, वहीं पे इतना टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होता है जिनको हमने क्या मेजर करना। या फिर आपने ऊपर कोई स्पेस में कोई रॉकेट्स भेजे हैं कि ऐसे एक्सट्रीम वेदर में भेजे